को नमस्ते बच्चों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था क्लास 9 का चैप्टर 3, तो उसमें 2 पार्ट बनाया था। लास्ट में एक पार्ट बनाना बाकी रह गया था। मैंने दूसरे पार्ट में ही बताया था कि इसमें परमाणु और अणु आ जाएगा, लेकिन लंबे वीडियो होने के कारण उसमें नहीं आ पाया। तो चलो अलग से समझते हैं इसको, कैसे क्या अणु क्या होते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में, चाहे इतनी बड़ी वीडियो बने, लेकिन ये चैप्टर आज खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग पूरा इसको देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं अणु के बारे में, अणु क्या होते हैं भाई, ठीक है ना। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं एवं जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके अणु कहलाते हैं। कहने का मतलब वही हो सकता है जिसमें पदार्थ के गुण भी हों, ठीक है ना। पदार्थ के गुण का मतलब होता है जैसे ठोस, द्रव, गैस, ऐसे मतलब इसमें गुणधर्म होते हैं, वो उसमें होने चाहिए, वही क्या हो जाएंगे, हमारे अणु हो जाएंगे, ठीक है ना। जब दूसरी तरीके से समझ सकते हैं इसको हम, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जब कसकर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तब क्या हो जाता है, वह ऐसे समूह जब बन जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी समझाएंगे आपको, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। कहने का मतलब एक ही तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं और उसके साथ अन्य तत्व के भी परमाणु हो सकते हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे, आपके अणु बनाएंगे। जैसे बात कर लें, जल का एक अणु है, क्या है, जल का एक अणु, ठीक है। तो जल का एक अणु क्या होता है, H2O होता है। ये मिलकर किससे बना होता है, कहने का मतलब ये वो तो एक होता है, लेकिन इसके साथ कौन बनता है, H और H। कहने का मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु संयोग करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बात कर लें ऑक्सीजन की, क्या होता है, O2। इसमें क्या है, अलग अलग परमाणु हैं, ठीक है ना, अलग अलग तत्व हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप, ऑक्सीजन है और इसको क्या कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके O2 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हम समझ लेते हैं कि जो हमारा अणु होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर भी बना होता है, या एक तत्व के भी परमाणु हो सकते हैं। कह सकते हैं कि जो अणु होता है, अणु किससे बनता है, एक अणु किससे बनेगा, परमाणु मिलकर, ठीक है ना। परमाणु एक या भी भिन्न भी हो सकते हैं, परमाणु एक या एक से अधिक हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि अणु समझ में आया होगा, ठीक है ना। इतना नोट करिए तो आगे बढ़ता दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताएं। चलो बच्चों, अणु की डिफिनेशन पढ़ लिए। अब बात करते हैं अणुओं के प्रकार। अणुओं के 2 प्रकार होते हैं भाई, ठीक है ना। अणु को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है तत्वों के अणु, मतलब अणु के प्रकार को तत्वों के अणु के हिसाब से भाई बांटा गया है, और यौगिक के तत्व के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है ना। ये तत्व के अणु हैं आपके, और इसके बाद है यौगिक के अणु, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम कि तत्व के अणु क्या, कैसे, किसको क्या कह सकते हैं हम, ठीक है ना। किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। हाय भाई, साफ सी बात है कि अगर कोई भी अणु बनेगा तो उसमें परमाणु क्या होंगे, कुछ तत्वों में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, कोई बहुत से तत्वों में क्या होते हैं कि जो तत्व होता है उसी के परमाणु से बना होता है, जैसे भी ऑक्सीजन की बात किए थे हम, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनमें क्या होता है कि एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, अन्य अलग अलग परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता, मैंने बताया कि अधिकांश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मैंने बताया कि ऑक्सीजन का अणु क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु से बनता है। अगर हमको O2 प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु का संयोग करेंगे तभी हमको O2 मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से ये बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो परमाणु 2 हो गए, इसको क्या कहेंगे हम, द्विभाजक परमाणु कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो परमाणुकता होता है, परमाणुकता क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए तो आगे परमाणुकता के बारे में हम चर्चा करें, ठीक है। चलिए भाई, परमाणुकता के बारे में बात कर लें। क्या होता है परमाणुकता, किसी परमाणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब जिस परिवार में, जिस घर में जितने तत्व हैं, उसी घर जो जितने लोग हैं उसी घर के सदस्य कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर 5 लोग हैं तो 5 सदस्य वाला परिवार हो जाएगा, 10 लोग हैं तो 10 सदस्य वाला परिवार हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अणु की बात कर लेते हैं हम कि अणु में भी इसी तरह विभाजन है कि एक परमाणु वाले
जिसमें केवल एक परमाणु होगा उसे कहेंगे हम एक परमाणु वाले अणु। परमाणुकता के नियम के अनुसार क्या कहेंगे उसे? एक परमाणु अणु, ठीक है ना। जैसे देख रहे हो यहाँ पे किसके केवल इन सब के क्या एक एक परमाणु है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? एक परमाणु अणु, ठीक है ना। उसी तरीके से होता है दो परमाणु अणु, जिसमें केवल दो परमाणु हों, वही क्या कहलाएंगे आपके? दो परमाणु अणु। कैसे? जैसे यहाँ पे देख रहे हो इसके दो परमाणु, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो। कहोगे सर जी यहाँ पे कैसे दो होगा? तो बच्चा H का एक हो गया और Cl का एक हो गया, तो एक एक मिलके दो हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया एक लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, समझिएगा इसको। एक हम लिखते नहीं है। इसे कहते हैं कि लिखिए a की पावर 1, तो क्या a की पावर 1 लिखा जाता है क्या? a की पावर 1 लिखना है हमको, तो a की पावर 1 लिखते हैं? नहीं लिखते ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि अगर एक परमाणु है तो वो लिखा नहीं जाता है। जैसे लिखते हैं हम H2O, तो O का एक परमाणु है, तो क्या यहाँ पे हम एक लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। एक तो एक खुद ही है, लिखेंगे क्या? ठीक है ना। तो हम समझने के लिए केवल ऐसे लिख लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या होता है? एक होता है। वैसे इसमें भी देखिए Na का भी एक, Cl का भी एक, तो एक एक हो गए, दो हो गए, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये केवल दो परमाणु वाले अणु, यानी कि द्विपरमाणु अणु हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं त्रिपरमाणु अणु में। त्रिपरमाणु अणु में क्या होता है? केवल 3 परमाणु होंगे। देखिए O3 CO2, C का एक, O का 2, N का एक, O का 2, तो 3 हो गए। इसी तरीके से क्या बोल दिए हम? त्रिपरमाणु अणु। चतुर्परमाणु अणु में क्या होता है? इसमें 4 अणु होते हैं। जैसे P4 क्या होता है? इसमें 4 हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुपरमाणु जिसमें 4 से अधिक, मतलब 1 2 3 4 से अधिक परमाणु मिल जाएं, वो क्या कहलाएंगे हमें? हमारे बहुपरमाणु अणु, ठीक है ना। 4 से अधिक परमाणु वाले अणु जैसे CH4, भाई H का तो 4 है और C का 1 हो गया, तो इस तरीके से कितना हो गया? 5 हो गया। H का 8 है, ये है। कहने का मतलब 4 से अधिक परमाणु जब हमको मिले तो बहुपरमाणु अणु कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए तत्व का जो पहला प्रकार था तत्व के अणु, ठीक है ना भाई, क्या था ये? तत्व के अणु। और दूसरा बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे यौगिक के अणु। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर अगला बताएं। चलिए बात कर लेते हैं यौगिक के अणु, ठीक है ना। तो भाई पहला हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि तत्व के अणु क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के अणु, ठीक है। यौगिक क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया है कि किसी जब यौगिक तभी बनता है जब कोई निश्चित अनुपात में कुछ मिले, ठीक है ना। उनका अनुपात क्या होता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे बात कर लें H2O, जल। जल क्या है? कणु है। क्या है? कि यौगिक अणु है, ठीक है ना। ये बना कैसे? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान अनुसार। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 2 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। 2 और 16। तो कहने का मतलब उनका अनुपात निकाल लेंगे हम। अनुपात कैसे निकालेंगे? 2/16, 2 1 2, 2 8 60 निकला क्या? एक अनुपात है 8। तो इनका एक निश्चित अनुपात निकला। क्या निकला? एक निश्चित अनुपात निकला। इसी अनुपात के मिलने से हमारा यौगिक प्राप्त हुआ H2O। उसी तरीके से बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही सिस्टम होता है। इसका अगर कार्बन का भार ले लेंगे, ऑक्सीजन का भार ले लेंगे, तो कितना जाएगा? उनका अनुपात निकालेंगे तो 3:8 निकलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है भाई? हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। इनके भार का अनुपात कितना होता है? 1/16, 1:16 हो जाता है। उसी तरीके से अमोनिया भी, अमोनिया की भार अनुपात क्या हो जाएगा? 14:3 हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं, आपकी किताब में दिए गए होंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसको समझिएगा, ठीक है। और एक बात, पीरियोडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, उसमें सभी तत्व के भार क्रमांक दिए गए हैं। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आप ये निकाल पाओगे, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इतना नोट करिए। तो आयन के बारे में बात करें, ठीक है ना, आयन को पढ़ाते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप। चलो बच्चों आयन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। आयन क्या होता है? आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिन पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित हो। स्वतंत्र आवेश का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी जब संयोजकता पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। देखिए आवेश का मतलब होता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हों या फिर कुछ हमको ग्रहण करना पड़ रहा हो, ठीक है, वही हमारे क्या हो जाएंगे? आवेश।
बात कर ले रहे हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा। आयन, या फिर इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं कि आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनायन या फिर ऋणायन अवश्य उपस्थित रहता है, ठीक है ना। तो या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आयन मुख्यतः जलीय विलयन से ही निर्मित होता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक है ना। जलीय विलयन जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, वो आयन्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम आयन, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस का निशान, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। कार्बोनेट आयन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऋणायन हो गया। इसका मतलब कार्बोनेट आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। भाई ये 2 प्रकार के होते हैं आपके आयन, कितने प्रकार के, 2। आप समझ यहीं से समझ जाएंगे कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक आयन का मतलब होता है कि जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, मुक्त कर रहा हो, छोड़ रहा हो, निकाल रहा हो, वही हमारा क्या होगा, धन आयन होगा। भाई धनी व्यक्ति क्या करता है, अपने पैसे दूसरों को देता है, अपनी चीजें दूसरों को देता है, तो वो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। उसी तरीके से ऋणायन में होता है, ऋणायन में क्या करता है, ये ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल माइनस, यहाँ पे डबल माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण। इसको कमी है इस चीज की, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, धनायन और ऋणायन। इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। तो संयोजकता के बारे में बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो संयोजकता पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। इसकी पूरी जो संयोजकता है इसको विस्तारित रूप से हम 9th में, और 9th में तो मान लो इसको केवल जानकारी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक आपके चैप्टर में है थोड़ा सा, तो उसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हाई स्कूल में यही संयोजकता थोड़ा सा विस्तृत मिलेगा आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ मिलेगा। 11th में और विस्तृत रूप से मिलेगा, ठीक है। इसको अभी से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, पूर्ण रूप से आप अगली क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। तो किसी तत्व द्वारा अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। बाहरी कोष का क्या मतलब होता है भाई, जो कोष होता है वो इस तरीके से होता है, 2 पहले भरता है, फिर 8 भरता है, फिर 8, फिर 2। ये कोष की कैटेगरी होती है, इसी में इसको पूर्ण किया जाता है, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए बात कर लीजिए जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 1 होती है परमाणु क्रमांक के हिसाब से, ठीक है ना। हीलियम की 2 होती है, इसकी 2 हो जाएगी। लिथियम की 3 होती है। तो देखिए अब भाई 1 तक तो ये जो 2 है ये 1 और 1 से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब 1 से अधिक बढ़ जाएगा तो फिर ये दूसरी कक्षा में चला जाएगा, 2 से अधिक बढ़ेगा तो ये इस वाले कक्षा को पूरा करेगा। बात कर लें लिथियम की, तो ये तो 2 है और यहाँ पे देखिए 3 है, कितना है, 3। तो 2 को छोड़कर 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिखा जाएगा, ठीक है ना। पहले कोष को भरेगा, पहले कोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 हो गया। अब 1 अधिक हो रहा था जिसको हम क्या लिखेंगे, अलग एक कोष में लिखेंगे, ठीक है ना। बात कर रहे हैं बेरियम, जिसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोरान का कितना होगा, 2 होगा और 3 हो जाएगा। कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा भाई, 2 और 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। और नियोन का कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। देखिए मैं केवल 10 परमाणु क्रमांक तक की बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके आगे का आप अपने बुक में देख लीजिएगा, नहीं तो अगले यानी 10th की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो हाइड्रोजन देखिए ये 2 है, 2 कोष है, 2 कोष भर चुका है अपना, ठीक है ना। तो इसमें 2 में क्या होता है, 2 कोष तो ये भर नहीं रहा, अभी इसको 1 की आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी, 1 संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, और एक बात ध्यान से देखिएगा कि जिनमें क्या होता है 1, 2, 3, 4 तक होंगे इलेक्ट्रॉन, वो उसकी संयोजकता वही हो सकती है, वही होती है। अगर 1 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की देख लें, यहाँ पे 1 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 ही हो जाएगी। जैसे यहाँ हीलियम की बात कर लें बच्चों, तो ये हमेशा अपवाद में रहता है, इसकी संयोजकता 2 भी मानते हैं, कुछ लोग 0 भी मानते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अनुसार तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये अपना पूरा कोष भर चुका है,
दो अपना अपना पूरा कोष भर लिया है, उसको जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी संयोजकता 0 भी मान ली जाती है। ठीक है ना। तो हीलियम जिसे यहाँ पे बात कर लें 3, तो 2 तो भर चुका, 1 है तो 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है ना। बोरान की क्या हो जाएगी, यहाँ पे से 2 है तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी क्या, बोरान की, सॉरी ये बेरिलियम था, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 आ गया। क्या आ गया, 5। अब कहेंगे भाई 1 2 3 4 तक तो संयोजकता वही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 हो गया। अब इसकी संयोजकता कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे 8 है, कितना है, 8। तो हम देख लेंगे कितना इसको जरूरत हो रही है पूरा होने के लिए। ये 5 है तो कितना जरूरत हो रही है, 3 की जरूरत हो रही है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको पूरा होने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 2 की। इसको पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है, 1। और इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से हम संयोजकता को निकाल लेते हैं। ठीक है ना। संयोजकता तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है, तो जानते ही हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक मैंने पढ़ाया इसके पहले कि ऋणायन या फिर धनायन हो सकता है। समझिए बात को ना। तो इस तरीके से संयोजकता को हम फील करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इसको तभी समझ में आएगा खूब अच्छे से तब समझ सकते हो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है ना। 9th की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका आपको किताब में नहीं है, टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। संयोजकता के बारे में इतना नोट कर लिए, फिर आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए भाई, रासायनिक सूत्र लिखना समझते हैं। संयोजकता हमने पढ़ लिया। ठीक है। देखते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं। क्लास 9th में एक टॉपिक है रासायनिक सूत्र को हम लिखते कैसे हैं। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, पहले देख लें रासायनिक सूत्र होता क्या चीज है। बताइए, तत्वों के प्रतीकों तथा संयोजकताओं की सहायता से यौगिकों को संक्षिप्त रूप से यानी कि उनके चिन्हों के रूप में जब हम लिखते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। मैं 3 नियम बताऊंगा रासायनिक सूत्र लिखने का, उस नियम को फॉलो करते हुए आप कोई भी सूत्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि सर्वप्रथम दोनों आयनों के प्रतीकों को पास इस प्रकार लिखेंगे। ध्यान समझिएगा कि सर्वप्रथम दोनों आयन, भाई 2 आयन मिलेंगे तभी तो बनेगा, 2 चीज होंगे तभी तो बनेगा ना। इसी तरीके से सर्वप्रथम दोनों आयनों के प्रतीकों को पास इस प्रकार लिखेंगे। धनात्मक मूलक आयन को बाईं तरफ लिखेंगे और ऋणात्मक आयन को क्या करेंगे, हम दाईं तरफ लिखेंगे। ठीक है, अभी समझाएंगे आगे। अब इन आयनों की संयोजकता आवेश उनके ऊपर लिख देंगे। ठीक है। तो अब आवेशों के अंकों को परस्पर बदल देंगे। कहने का मतलब बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ वाले को बाईं तरफ, यानी कि ऋणात्मक वाले को धनात्मक की तरफ, धनात्मक वाले को ऋणात्मक की तरफ नीचे लिख देंगे। इस नियम को कौन सा विकर्ण नियम कहेंगे, विकर्ण नियम कहते हैं। ठीक है। जैसे एक द्विसंयोजक तत्व ए है, मान के चलिए 2 संयोजक तत्व की बात कर रहा है ए, तो पहले हमारे पास ए है और बी है, पीछे पास लिख लो और पास लिख लिया आपने। ठीक है ना। फिर इनकी संयोजकता कह रहा है कि इनके ऊपर लिख दो। इनकी संयोजकता जो होगी इनके ऊपर, तो क्या द्विसंयोजक है तो इस पे 2 लिख दो, इस पे 3 संयोजक है इस पे 3 लिख दो। ठीक है ना। अब बात कर लें कि जिसको जब इसका संबंध बनेगा तो कैसे बनेगा भैया। ठीक है ना। देखिए ये त्रिसंयोजक ये आपका ऋणायन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका धनायन हो जाएगा। ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, हम बताया गया कि ऋणात्मक वाले को धनात्मक की तरफ और धनात्मक वाले को ऋणात्मक की तरफ, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, A3 और B2। ये हमारी क्या हो जाएगी, रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, दोनों तत्वों को हम पास लिखेंगे। धनात्मक वाले को किस तरफ लिखेंगे, बाईं तरफ। धनात्मक वाले को किस तरफ, बाईं तरफ, और ऋणात्मक वाले को दाईं की तरफ। देखिए ये धनात्मक है, ये क्या है, बाईं तरफ है। ये ऋणात्मक है, ये क्या है, दाईं तरफ है। ऐसे देख लीजिए, ये दाईं ये बायां। ठीक है ना। तो ये बायां तरफ है, ये दायां तरफ है। ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसकी संयोजकता लिख देंगे हम। इसकी संयोजकता हमने लिख दिया। फिर तीसरे नियम के अनुसार कहते हैं कि धनात्मक वाले को ऋणात्मक के नीचे लिखा जाएगा, ऋणात्मक वाले को धनात्मक के नीचे लिखा जाएगा। देखिए भाई, ऋणात्मक वाले को मैंने धनात्मक के नीचे लिख दिया। ठीक है। और धनात्मक वाले को ऋणात्मक के नीचे लिख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक सवाल है कि FeCl2 तथा FeCl3 में Fe की संयोजकता बताइए। यह सूत्र पहले से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। अब इसमें हमको संयोजकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई, संयोजकता ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं भाई। ये सूत्र बन गया, तो यहाँ पे पहले हम दोनों तत्व को क्या लिखेंगे, हम अलग अलग ऐसे लिख देंगे। लिख दिए।
और थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये आपका और ये आपका। तो ये सूत्र जब बना, इसके पहले का नियम ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ऋणात्मक होता है वो धनात्मक की तरफ लिखा जाता है, जो धनात्मक होता है वो किस तरफ लिखा जाता है, ऋणात्मक की तरफ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणायन। तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि संयोजकता Fe की संयोजकता कितनी है, तो Fe की संयोजकता बहुत प्यार से बोलोगे कि Fe की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई भाई, 2, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, अब इसका वाला इसके ऊपर लिख लेंगे और इसका इसके नीचे, ठीक है ना। तो बात कर लें इसकी कितनी संयोजकता हो गई, +3 हो गई, मतलब 3 संयोजकता इसकी हो गई। इस तरीके के सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इतना नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट करिए, तो अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। चलो बच्चों, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ये, ठीक है ना। इसके सवाल भी होते हैं, आपके टॉपिक चैप्टर में सवाल भी इसके मिलेंगे, समझ लीजिए इसको। अणु के सभी संगठन परमाणु के द्रव्यमानों का योग उसका क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा भाई। अब चलो इसको समझते हैं कि कैसे समझेंगे इसको हम। जल के आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना करके हम इसको चेक करते हैं, परिकल्पना कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र की बात कर लें, क्या होता है इसका, H2O, सब लोग जानते हो। आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हमेशा एक होता है, 1 U। कितना होता है, 1 U होता है, और ऑक्सीजन का 16 U होता है, ठीक है ना। किताब में आपको दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो भाई आणविक द्रव्यमान क्या हो गया इसका, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु तो 1 × 16, यानी कि ये आपका U है, ये आपका ये U है, ठीक है ना। क्लियर है, ये आपका तत्व है और ये आपका U, ठीक है ना। ये आपका तत्व, ये आपका U है, ठीक है ना। ये भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए आपके, और इसका क्या होता है, आणविक द्रव्यमान एक होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और सॉरी ये 1 ही है तो 1 हो गया, आणविक द्रव्यमान इसका कितना है, 16 है। इसको उल्टा लिख दिया गया, थोड़ा इसको समझ लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 16, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2, 16 × 16, इसको ऐड कर लेंगे कितना आ गया आपका 18 U। ये आपका किसका हो गया, आणविक द्रव्यमान, किसका, जल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। इस तरीके से हम हर चीज का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इतना नोट करो। तो बता दें आपको मोल अवधारणा के बारे में। चलो भाई बात कर ले मोल संकल्पना, यानी कि मोल अवधारणा के बारे में। मोल अवधारणा क्या होती है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 कण, यानी कि परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि उसमें क्या होंगे, होते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे मोल अवधारणा होती है, ठीक है ना। 1 मोल कहते हैं उसको, क्या कहेंगे हम, 1 मोल, उसको क्या कहेंगे, 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल। कहने का मतलब कोई एक है, कोई भी 1 मोल कोई भी पदार्थ लेंगे उसमें कितने मोल होते हैं भाई, 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल होंगे, ठीक है ना। समझते हैं इसको अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियतांक या अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एक अवोगाद्रो संख्या बराबर कितना होता है, प्रति मोल, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कहीं कहीं पर किसी किताब में 6.022 मिलेगा और किसी में 6.023 मिलेगा, तो आपको यही पढ़ना है, ठीक है ना। ये भी यूज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आसानी से कट जाता है, इसको थोड़ा काटने में दिक्कत होती है, लेकिन वैज्ञानिक का नियम जो होता है यही है, ठीक है ना। हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक। तो एक से बात कर लें अवोगाद्रो संख्या, यानी कि 1 मोल की बात कर लें। जैसे हमारे पास 1 मोल जल है, 1 मोल जल है, तो उसमें जल का कितना परमाणु हो जाएगा भाई, 6.023 × 10⁻23, 6.03 × 10⁻23 जल का परमाणु होगा। उसी तरीके से 1 मोल सोडियम की बात कर लें, जब 1 मोल सोडियम है तो उसमें भी तो वही होगा भाई, ठीक है ना, अलग तो होगा नहीं, नियम है वही सबके लिए, तो वही इसमें भी परमाणु हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मोल सोना है तो सोने का भी परमाणु यही होगा, अलग तो होगा नहीं। इस तरीके से हम मोल संकल्पना समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आपका चैप्टर जो है क्लास 9 का खत्म होता है, ठीक। अगला चैप्टर फिर से आपको आएगा, और अगला चैप्टर तो और ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। परमाणुओं की संरचना कैसे हुई उसके बारे में बहुत गजब का क्लास पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आप लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेट जैसे हम करते हैं, आप लोगों को सवाल बताते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लाइक और शेयर से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है,
तो उसकी वजह से हमको और प्रसन्नता होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद।